तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत यूटा शहर की भीड़-भाड़ वाली जिंदगी से होती है, जहां स्टीव नाम का आदमी अपने घर में अपनी सास एलन के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा हुआ था। जब सारी तैयारियां लगभग पूरी हो गईं, तो स्टीव अपने बेटे पीटर को लेने के लिए उसके कमरे की तरफ गया। उसने उसे उठाया और फिर अपनी बेटी चार्ली को उठाने उसके कमरे में गया, पर वहां चार्ली अपने बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर स्टीव की बेचैनी बढ़ गई और वो तुरंत घर से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। बाहर आते ही उसकी नजर आंगन के पेड़ पर बने ट्री हाउस पर गई। वो तेजी से वहां पहुंचा, ऊपर चढ़ा और अंदर झांक कर देखा, जहां 13 साल की चार्ली शांति से सो रही थी। इसके बाद स्टीव ने उसे जगाया और कहा कि वे सब लेट हो रहे हैं। उसी दौरान घर के बाहर कार में स्टीव की पत्नी एनी पहले से बैठी हुई थी। उसका चेहरा थका हुआ और उदास था। फिर कुछ ही देर में पूरा परिवार अंतिम संस्कार में पहुंच गया। माहौल बिल्कुल शांत और भारी था। एनी आगे बढ़ी और घबराते हुए अपना भाषण देने लगी। वहीं दूसरी तरफ चार्ली बिल्कुल अलग ही दुनिया में थी। वो चुपचाप बैठी हुई थी और अपनी नोटबुक में कुछ अजीब सी तस्वीरें बना रही थी। साथ ही वो बार बार अपनी जीभ से एक अजीब सी टक जैसी आवाज भी निकाल रही थी। लेकिन वहां एक और बात भी बहुत अजीब थी कि अंतिम संस्कार में जितने भी लोग आए थे, उनमें से ज्यादातर को परिवार ठीक से जानता ही नहीं था। जिसके बाद अंतिम संस्कार खत्म हुआ और सब लोग वापस घर लौट आए। घर पहुंचते ही एनी बिना ज्यादा बोले सीधे अपने स्टूडियो में चली गई। वहां वो अपनी काम के मुताबिक मिनिएचर चीजों वाला एक डायरामा बना रही थी। फिर एनी चार्ली के कमरे में गई। चार्ली बाकी लोगों से बिल्कुल अलग थी और सच में अपनी दादी की मौत से दुखी लग रही थी। तब चार्ली ने उदास होकर पूछा कि दादी के जाने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा। एनी ने उसे समझाया और कहा, मैं रखूंगी। चार्ली का चेहरा फिर भी डर से भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में एक और सवाल किया और पूछा कि अगर आप भी मर गईं, तो फिर उसका देखभाल कौन करेगा। ये सुनकर एनी कुछ पल के लिए चुप हो गई, पर उसने खुद को मजबूत किया और चार्ली को भरोसा दिलाया कि अगर ऐसा हुआ तो स्टीव उसका ध्यान रखेगा। ये सुनकर चार्ली शांत हुई और एनी ने उसे प्यार से सुला दिया। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन एनी के मन में बेचैनी बनी हुई थी। इसलिए वो अपने स्टूडियो में चली गई और पुराने फोटो एल्बम देखने लगी। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, उसकी माँ की यादें और गहरी होती गईं। इसी वजह से वो वहां से जाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी माँ वहीं खड़ी होकर उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। ये एहसास इतना डरावना था कि एनी घबरा गई और तुरंत कमरे की लाइट चालू कर दी। लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। उसे लगा ये उसका वहम है, इसलिए वो वहां से चली गई। अगले दिन स्कूल में चार्ली क्लास में बैठी थी, लेकिन टेस्ट देने की जगह वो चुपचाप एक छोटा सा खिलौना बना रही थी। तभी अचानक एक पक्षी उड़ते हुए खिड़की से टकराया, जिससे पूरा क्लास डर गया और हंगामा मच गया। लेकिन चार्ली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस बिना किसी भाव के धीरे से कैंची की तरफ देखने लगी। जिसके बाद वो बाहर गई, जमीन पर पड़े उस पक्षी को ध्यान से देखा और फिर बिना हिचक उसके सिर को काट दिया। इसके बाद उसने वो सिर अपने पॉकेट में रख लिया और ऐसे उठकर चल दी जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं हो। फिर वो आराम से अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाने लगी। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के उस पार गई, जहां एक महिला खड़ी थी और वो महिला हाथ हिलाकर उसे बुला रही थी। उसी समय घर पर एनी अपने स्टूडियो में काम कर रही थी, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। तभी उसकी नजर घर के उस पुराने कमरे पर गई, जो उसकी माँ एलन का हुआ करता था। वो धीरे धीरे वहां गई और अंदर झांक कर देखा तो उसका शरीर सिहर गया, क्योंकि कमरे के फर्श पर किसी ने एक बड़ा सा त्रिकोण बना रखा था, जो पहले वहां नहीं था। ये देखकर एनी की सांस तेज हो गई और वो डर के मारे कांपने लगी। इसके बाद एनी सीधे स्टीव के पास गई और घबराई हुई आवाज में पूछने लगी कि क्या वो उस कमरे में गया था। लेकिन स्टीव ने तुरंत मना कर दिया। एनी फिर भी परेशान थी, इसलिए स्टीव ने उसे शांत करने के लिए उस कमरे को लॉक कर दिया। तभी स्टीव को कब्रिस्तान से कॉल आया। उधर से बताया गया कि एलन की कब्र के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। ये सुनकर स्टीव के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने ये बात एनी से छुपा ली। तभी एनी ने स्टीव से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए मूवी देखने जा रही है और स्टीव ने भी बिना सवाल किए उसे जाने दिया। लेकिन सच ये था कि एनी मूवी देखने नहीं गई थी, बल्कि वो दुख झेल रहे लोगों की एक सपोर्ट मीटिंग में पहुंच गई थी। वहां बैठकर शुरुआत में वो चुप रही, फिर जब उसकी बारी आई तो उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उसके शब्द बाहर आते गए, उसकी बातें और भी अजीब और डरावनी होती चली गईं। जहां एनी ने बताया कि उसकी माँ एलन बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी, बल्कि वो अंदर से पागल जैसी थी और उसके दिमाग में हमेशा कुछ गलत ही चलता रहता था। उसने कहा कि उसकी माँ चाहती थी कि उसके भाई के शरीर के अंदर किसी और को डाल दिया जाए, जैसे कोई दूसरी आत्मा या कोई दूसरी चीज उसके अंदर भेज दी जाए, और यही सोच उसके भाई के लिए सबसे बड़ा डर बन गई थी। एनी ने आगे बताया कि उसका भाई इस सबसे इतना परेशान और घबराया हुआ था कि आखिर में उसने खुद अपनी जान ले ली। फिर एनी की आवाज और भारी हो गई और उसने कहा कि इसके बाद उसके पिता भी किसी वजह से अचानक मर गए थे और उसे आज तक समझ नहीं आया कि ये सब सिर्फ हादसा था।
या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई थी। तभी से एनी को लगने लगा था कि उसकी माँ के अंदर कोई अजीब सी ताकत थी जिससे वो लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकती थी। एनी ने कहा कि यही वजह थी कि वो अपनी माँ से हमेशा डरती रही और जब उसका बेटा पीटर पैदा हुआ तो उसने उसे कभी अपनी माँ के पास जाने ही नहीं दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ पीटर के साथ भी वही करने की कोशिश करेगी। लेकिन जब उसकी बेटी चार्ली पैदा हुई तो वो लड़की थी, इसलिए एनी ने ये सोचकर उसे अपनी माँ के पास जाने दिया कि शायद इस बार कुछ नहीं होगा। मगर अब एनी को लगने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि शायद यही वजह थी कि आज चार्ली इतनी अजीब और बाकी लोगों से अलग बन चुकी थी। फिर अगली सुबह चार्ली अपने कमरे में बैठी एक मैनिक्विन बनाने में लगी हुई थी। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर गई और उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी जो धीरे धीरे बाहर की तरफ आगे बढ़ रही थी। ये देखकर चार्ली ने उस रोशनी को फॉलो करना शुरू कर दिया। वो कमरे से बाहर निकली और उसी चमक के पीछे पीछे चलती गई। इधर दूसरी तरफ एनी के फोन पर लगातार कॉल आ रहे थे, क्योंकि गैलरी वाला उसकी नई चीजों के बारे में बार बार पूछ रहा था और चाहता था कि एनी जल्द से जल्द अपनी नई मिनिएचर वर्क की झलक भेजे। तभी पीटर भी वहां आ गया और उसने कैजुअली पूछा कि क्या वो स्कूल की पार्टी में जाने के लिए एनी की कार ले सकता है। उसी वक्त पीछे आंगन में चार्ली अचानक रुक गई, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दादी एलन आग की लपटों के बीच खड़ी है। ये देखकर वो अपनी जीभ से वही अजीब टक वाली आवाज निकालने लगी। उसी समय एनी की नजर बाहर गई और उसने देखा कि चार्ली ठंड में अकेली बाहर खड़ी है। एनी तुरंत दौड़कर वहां पहुंची और बिना देर किए चार्ली को जबरदस्ती अंदर खींच लाई। चार्ली ने रोते हुए कहा कि उसे अपनी दादी वापस चाहिए, लेकिन एनी ने मजबूरी में उसे पीटर के साथ पार्टी भेज दिया ताकि वो कुछ लोगों से मिल सके और थोड़ा नॉर्मल हो जाए। पार्टी में पहुंचते ही पीटर की नजर एक लड़की पर पड़ी जो अकेली बैठी थी। पीटर उससे बात करना चाहता था, इसलिए वो उसके पास बैठ गया और चार्ली को भीड़ में अकेला छोड़ दिया। चार्ली इधर उधर लोगों को देख रही थी, लेकिन उसे वहां का माहौल समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप खाने वाली टेबल के पास चली गई। वहां उसने चॉकलेट केक का एक टुकड़ा उठा लिया और बिना सोचे खा लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस केक में नट्स थे और चार्ली को नट्स से एलर्जी थी। कुछ ही मिनटों बाद चार्ली के चेहरे के भाव बदलने लगे और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका गला बंद हो रहा हो। वो घबरा गई और कांपते कदमों से पीटर की तरफ भागी। किसी तरह उसने पीटर को इशारा करके बताया कि उसे सांस नहीं आ रही है। ये देखकर पीटर डर गया और चार्ली को कार में बैठाकर तेजी से अस्पताल की तरफ ले चला। अब पूरा अंधेरा छाया हुआ था और सड़क भी सुनसान थी। चार्ली पीछे सीट पर तड़प रही थी और सांस लेने के लिए परेशान हो रही थी। ये देखकर पीटर ने गाड़ी और तेज कर दी, लेकिन उसे नहीं पता चला कि चार्ली ने हवा पाने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकाल लिया था। तब अचानक सामने सड़क पर एक मरा हुआ हिरण पड़ा दिखा और पीटर ने उसे बचाने के लिए गाड़ी तेजी से मोड़ी। उसी पल चार्ली का सिर पास के पोल से टकरा गया और उसका सिर कट गया। तभी पीटर ने अचानक गाड़ी रोक दी और वहीं बैठा रह गया। वो सदमे में था और समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो गया। उसने शीशे में देखने की कोशिश भी की, लेकिन वो डर गया और अपनी नजर हटा ली। फिर वो चुपचाप कार लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर पीटर बिना पीछे देखे कार से उतरा और सीधे अपने कमरे में चला गया। वो रात भर बिस्तर पर पड़ा रहा और सुबह तक उसी डर में डूबा रहा। फिर उसने बाहर से अपनी माँ की चीख सुनी और उसे पता चल गया कि एनी ने कार में चार्ली की लाश देख ली है। फिर अगले कुछ दिनों तक एनी लगातार रोती रही और अंदर से टूटती चली गई, जबकि पीटर अपने अपराध बोध में घिरता चला गया। कुछ समय बाद परिवार ने चार्ली का अंतिम संस्कार किया। इसी बीच एक दिन एनी अकेले गैराज में अपनी कार के अंदर बैठी थी और चुपचाप चार्ली की मौत का दुख सह रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और सपोर्ट ग्रुप वाली जगह की ओर निकल गई। मगर वहां पहुंचकर उसका मन बदल गया और वो वापस जाने लगी। तभी ग्रुप की एक सदस्य जोआन ने उसे रोक लिया और उसे अंदर आने के लिए समझाया। जब जोआन को चार्ली की मौत के बारे में पता चला तो उसने एनी के दर्द को समझा और बताया कि उसने भी हाल ही में अपना बेटा और अपना पोता खो दिया था। इसके बाद जोआन ने एनी को अपना नंबर दिया और कहा कि जब भी उसे बात करने की जरूरत हो तो वो उसे इस नंबर से कॉल कर सकती है। जिसके बाद एनी घर आ गई और अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन एनी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो चार्ली के ट्री हाउस में जाकर सोएगी। पर एक डिनर के समय एनी का व्यवहार बहुत अजीब होने लगा। वो बार बार पीटर की तरफ देख रही थी और पीटर भी परेशान था, क्योंकि वो स्टेक काटते हुए घबराया हुआ लग रहा था। तभी पीटर ने पूछ लिया कि क्या एनी कुछ कहना चाहती है। पहले तो एनी चुप रही, लेकिन फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया और अचानक गुस्से में आ गई। उसने पीटर पर चार्ली की मौत का आरोप लगाते हुए उसे जिम्मेदार ठहरा दिया। पीटर ने भी पलटकर कहा कि चार्ली को पार्टी में जाने के लिए मजबूर तो एनी ने ही किया था, यानी जितना वो दोषी है उतना एनी भी है। अब माहौल बिगड़ता देख स्टीव बीच में आया और दोनों को रोकने लगा। फिर एक दिन वो आर्ट सप्लाई की दुकान पर गई, जहां उसकी मुलाकात फिर से जोआन से हुई। जोआन खुशी खुशी बताने लगी कि वो एक खुले सेंस में गई थी, जहां उसने आत्माओं को बुलाने का तरीका देखा था।
उसने कहा कि वहां एक माध्यम की मदद से उसके मरे हुए पोते की आत्मा को बुलाया गया था। इसके बाद जोआन ने एनी को भी अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वो सेंस को पास से देख सके। खैर, जोआन के अपार्टमेंट में उसने एक रिचुअल शुरू कर दिया और अपने पोते से संपर्क करने लगी। वहां एक गिलास और एक चॉकबोर्ड की मदद से संदेश आने लगे और एनी ये देखकर डर गई क्योंकि उसने देखा कि चौक अपने आप चल रही थी। फिर जोआन ने उसे समझाया कि वो भी ऐसा कर सकती है अगर वो मृत व्यक्ति की कोई चीज साथ रखे और उसे जोड़ की तरह इस्तेमाल करे। जोआन ने उसे एक रहस्यमयी मंत्र भी बताया और कहा कि ये सब करते समय पूरे परिवार का मौजूद होना जरूरी है। फिर जोआन ने एनी को एक मोमबत्ती और मंत्र वाली गाइड दे दी और उसे घर भेज दिया। लेकिन उसी रात जब एनी सो रही थी तभी अचानक उसकी नींद खुल गई और उसने एक बेहद डरावना नजारा देखा जहां फर्श पर ढेर सारी चींटियां एक लाइन में चलती हुई पीटर के कमरे की तरफ जा रही थीं। ये देखकर एनी भागते हुए पीटर के कमरे में पहुंची जहां उसने देखा कि पीटर का चेहरा चींटियों से ढका हुआ था। ये देखकर वो कांप गई और उसे हटाने ही वाली थी कि तभी पीटर झटके से उठ बैठा और उसने एनी को पकड़कर कहा कि वो फिर से नींद में चल रही है। असल में चार्ली के जाने के बाद से एनी की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो लगभग हर रात नींद में चलने लगी थी, जैसे उसका दिमाग अब खुद पर नियंत्रण ही नहीं रख पा रहा हो। इसी डर और बेचैनी के बीच एनी ने अपने बेटे पीटर और पति स्टीव को नींद से उठा दिया। फिर उसने जोआन द्वारा दिया हुआ मंत्र निकाला और चार्ली की स्केच बुक को सामने रखकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उसके अंदर एक अजीब सा जोश आ गया, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि वो सच में चार्ली से संपर्क कर सकती है। फिर एनी ने घबराई, लेकिन जिद्दी आवाज में कहा कि वो अपनी बेटी को बुला रही है, इसलिए उसे उनके साथ की जरूरत है। ये सुनकर स्टीव ने तुरंत मना कर दिया और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पीटर ने अपनी मां की हालत देखकर उसका साथ देने के लिए हामी भर दी। आखिर में पीटर को देखकर स्टीव भी मजबूरी में तैयार हो गया। फिर तीनों एक साथ बैठ गए और एनी ने चार्ली का नाम लेकर उसे बुलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब एनी ने बार बार चार्ली को पुकारा और फिर भी कोई जवाब नहीं आया तो एनी और ज्यादा बेचैन हो गई। उसका चेहरा बदलने लगा और उसका व्यवहार धीरे धीरे पागलों जैसा होने लगा। पीटर डर के मारे कांपने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी अचानक एनी के पीछे रखा गिलास गिर पड़ा और मोमबत्ती की लौ एकदम तेज हो गई। तभी एनी की आंखें अजीब तरीके से खुली रह गईं और उसके शरीर की हर हरकत बदलने लगी, जैसे किसी की आत्मा उसके अंदर घुस गई हो। ये देखकर पीटर डर से चीख पड़ा और तभी स्टीव ने तुरंत एनी पर पानी फेंक दिया ताकि वो उस हालत से बाहर आ जाए। पानी पड़ते ही एनी जैसे होश में वापस आने लगी और स्टीव अपने बेटे को संभालते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। फिर उस रात पीटर अपने कमरे में अकेला पड़ा था, लेकिन उसके अंदर डर लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे अपने सामने अपनी मरी हुई बहन चार्ली दिखाई दी। ये देखकर पीटर की सांसें रुक गईं। उसे पहली बार सच में महसूस हुआ कि घर में कुछ बहुत गलत हो रहा है। उसी पल उसे उसका मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया जो बहुत साल पहले मर चुका था। ये देखकर पीटर और भी ज्यादा डर गया। तभी किसी ने पीछे से उसका सिर पकड़ लिया। अब पीटर बिस्तर पर ही पड़े पड़े चीखने लगा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उसी समय एनी दौड़ते हुए कमरे में पहुंची। पीटर डर और गुस्से में कांप रहा था और उसने तुरंत एनी पर आरोप लगा दिया कि वो फिर से नींद में चल रही थी और उसी ने ही उसे मारने की कोशिश करी होगी। ये सुनते ही एनी चौंक गई। उसने पीटर से कहा कि उसने कुछ नहीं किया। फिर एनी ने पीटर को घबराई हुई आवाज में चेतावनी दी कि वो ये बात स्टीव को बिल्कुल न बताए, क्योंकि घर में कुछ बहुत अजीब चल रहा है और उसे लग रहा है कि सिर्फ वही इसे रोक सकती है। ये कहकर एनी का दिल और ज्यादा बेचैन हो गया और वो तेजी से चार्ली के कमरे की तरफ चली गई। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उसी स्केचबुक पर पड़ी जिसे उसने पहले उस रिचुअल के लिए इस्तेमाल किया था। एनी ने कांपते हाथों से उसे खोला, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उस स्केचबुक के पन्नों में पीटर की ड्राइंग बनी हुई थी और वो भी ऐसी जैसे उन चित्रों में पीटर की मौत दिखाई जा रही हो। उसी पल एनी को समझ आ गया कि उसने जिस आत्मा को बुलाया था वो चार्ली की आत्मा नहीं थी, वो कोई और ही चीज थी, कोई खतरनाक और बुरी ताकत जो अब उनके घर में घुस चुकी थी और पीटर को निशाना बना रही थी। ये एहसास होते ही एनी और घबरा गई। उसने बिना देर किए स्केचबुक उठाई और उसे जलाने के लिए आग में फेंक दिया ताकि वो सब कुछ वहीं खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही स्केचबुक जलने लगी, उसी पल एनी के हाथ में भी जलन होने लगी, जैसे वो किताब और उसका शरीर किसी अजीब रिश्ते से जुड़े हों। एनी दर्द से चिल्लाई और समझ गई कि अगर किताब पूरी तरह जली तो उसे भी नुकसान होगा। इसलिए मजबूरी में उसने आग से किताब को बाहर निकाल लिया। फिर अगले दिन एनी मदद लेने के लिए जोआन के पास पहुंची, लेकिन वहां जोआन मौजूद नहीं थी। लेकिन एनी को यह बिल्कुल पता नहीं था कि जोआन के अपार्टमेंट के अंदर जादू टोने और तंत्र मंत्र की चीजें थीं, और ऊपर से वहां एक फोटो भी थी जिसमें पीटर को एक धार्मिक त्रिकोण के बीच दिखाया गया था और उसके पास चार्ली के बनाए हुए अजीब क्राफ्ट रखे हुए थे। तभी एनी की नजर जोआन के कारपेट पर बने एक निशान पर गई। ये देखकर वो घबराई और तुरंत घर वापस भागी।
घर पहुंचते ही एनी ने एलन की चीजों में छानबीन शुरू कर दी, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि ये सब उसकी माँ से जुड़ी है। खोजते खोजते उसे एक किताब मिली जिसमें लिखा था कि एक दानव सबसे कमजोर इंसान के शरीर में आसानी से घुस सकता है, और जिस निशान को एनी ने जुआन के घर के बाहर देखा था वो उसी दानव से जुड़ा हुआ था। एनी ने किताब के पन्ने पलटे तो उसमें कुछ तस्वीरें भी मिली जिनमें जोआन और एलन साथ दिखाई दे रही थीं। अब एनी को साफ समझ आ गया कि जोआन और उसकी माँ दोनों एक गुप्त समूह का हिस्सा थीं, जो धन और ताकत के लिए उस दानव को बुलाने की पूजा करता था और उसे किसी पुरुष के शरीर में डालना चाहता था। ये सब पढ़ते पढ़ते एनी का दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसका पूरा परिवार किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। फिर भी उसने किसी तरह खुद को संभाला और एलन की बाकी चीजों को छुपाने के लिए अटारी की तरफ चली गई, ताकि कोई और उन चीजों को हाथ न लगाए। लेकिन जैसे ही वो अटारी में पहुंची, उसके कदम वहीं रुक गए और उसका शरीर कांप उठा, क्योंकि वहां उसे एलन का सिर कटा हुआ शरीर पड़ा मिला और उसके पास ही वहीं खतरनाक निशान बना हुआ था। इसी दौरान क्लास में बैठे पीटर को फिर से चार्ली की जीभ वाली क्लिकिंग आवाज सुनाई दी। तब अचानक पीटर का हाथ अपने आप उठ गया, जैसे उसे द्वारा पड़ रहा हो। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना सिर जोर से डेस्क पर मार दिया। दूसरी बार सिर टकराने के बाद पीटर को होश आया और वो दर्द और डर से चीख पड़ा। क्लास में मौजूद बच्चे भी ये देखकर घबरा गए और किसी को समझ नहीं आया कि पीटर के साथ ये क्या हुआ था। दूसरी तरफ स्टीव अब एनी की हालत देखकर सोचने लगा कि शायद उसे किसी इलाज केंद्र में भेज देना चाहिए। तभी पीटर के स्कूल से कॉल आ गया कि उसके बेटे के साथ कुछ भयानक हुआ है। स्टीव घबराकर पीटर को लेने पहुंचा और उसे घर ले जाने लगा। रास्ते में वो लगभग एक्सीडेंट कर बैठा। उस पल स्टीव का सब्र टूट गया। उसने गाड़ी रोककर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो टूटकर रोने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका परिवार लगातार एक बुरे दौर में फंसता जा रहा है और वो चाहकर भी किसी को बचा नहीं पा रहा। घर आने के बाद पीटर सो गया और तब एनी ने स्टीव को बताया कि अटारी में एलन का शरीर पड़ा है और उसका सिर कटा हुआ है। स्टीव को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो ऊपर गया तो उसने सच में वही देखा। ये देखकर वो सन्न रह गया और सोचने लगा कि एनी ने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया। एनी ने कहा कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर पाएगी। इसके बाद जैसे जैसे एनी ने अपनी माँ, जोआन और उस पूजा करने वाले समूह की बातें बताईं, वैसे वैसे स्टीव को लगने लगा कि एनी का दिमाग खराब हो गया था। एनी ने उसे जोआन और एलन की तस्वीरें भी दिखाईं और समझाया कि उनके परिवार पर पहले से ही एक श्राप था और चार्ली को बुलाने की कोशिश के बाद ये सब और बढ़ गया था। एनी घबराई हुई हालत में बार बार यही कहती रही कि उनके घर में कोई बहुत बुरी ताकत आ चुकी है। अंत में एनी ने स्टीव को बताया कि ये सब चार्ली की स्केचबुक से जुड़ा है और अगर वे पीटर को बचाना चाहते हैं तो स्टीव को उसी स्केचबुक को जलाना पड़ेगा। लेकिन स्टीव ने इसे पागलपन समझा और कहा कि एनी को इलाज की जरूरत है और उसने स्केचबुक जलाने से मना कर दिया। मगर एनी को लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने खुद ही स्केचबुक आग में फेंक दी, ये मानते हुए कि अब वो फिर से जलने लगेगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार स्टीव अचानक आग पकड़ बैठा और देखते ही देखते जलने लगा। एनी डर से चीख भी नहीं पाई और बस कांपती हुई उसे देखती रह गई। उसी पल एनी के चेहरे और आंखों में फिर से अजीब बदलाव आने लगा, जैसे उस पर फिर से किसी आत्मा का कब्जा हो रहा हो। थोड़ी देर बाद पीटर की नींद खुली और उसे पता ही नहीं चला कि उसकी माँ हवा में तैरती हुई उसके पीछे खड़ी थी। जब पीटर नीचे की ओर चला गया तो उसे नीचे स्टीव का जला हुआ शरीर पड़ा मिला। ये देखकर पीटर रोने लगा। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने एक अजीब सा नंगा आदमी देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इसके बाद एनी, जो अब पूरी तरह नियंत्रण में नहीं थी, पीटर के पीछे दौड़ पड़ी और पीटर भागकर अटारी की तरफ भागा। उसने वहां जाकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन एनी ने दरवाजे के बाहर से अपने सिर को जोर जोर से दरवाजे पर मारना शुरू कर दिया, जिससे पूरा घर डरावना लगने लगा। तभी पीटर ने मक्खियां, मोमबत्तियां और जमीन पर अपनी एक फोटो देखी। ये देखकर पीटर ने खुद को थप्पड़ मारा, क्योंकि उसे लगने लगा कि ये सब एक सपना है। लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो उसने एनी को हवा में तैरते हुए देखा, जो अपने गले में रस्सी डालकर खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। उसी समय पीटर ने 3 और अजीब नंगे लोगों को देखा, जो उसे देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर पीटर पूरी तरह डर गया और उसने जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगा दी, पर जोर के झटके से वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एक तेज चमकदार रोशनी पीटर के शरीर में घुसी और वो धीरे धीरे होश में आने लगा। फिर उसने देखा कि उसकी माँ का शरीर हवा में तैरता हुआ ट्री हाउस की तरफ जा रहा है और वो भी अपने आप उसके पीछे चलने लगा। रास्ते भर उसे अजीब नंगे लोग देखते रहे। ट्री हाउस के अंदर पहुंचते ही पीटर का स्वागत उन लोगों ने किया जो उसी दानव की पूजा कर रहे थे। वहां पीटर ने उसी दानव का एक मूर्ति भी देखा। अब ऐसा लगने लगा मानो वह दानव पीटर के शरीर में घुस चुका हो। और उसी समय उनमें से कोई आगे आया, उसने पीटर के सिर पर मुकुट रखा और उसे नरक के राजाओं में से एक घोषित कर दिया। इसके बाद जोआन और बाकी भक्त उसके सामने झुक गए और उसे अपना नया शासक मानकर उसकी पूजा करने लगे।
और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।